नमस्कार, देश की बात में हाजिर हैं। जून के बाद पहली बार कोरोना के मामले बढ़े हैं। पिछले 24 घंटों में 41,806 नए मामले सामने आए और 551 मौतें दर्ज हुई हैं। ये उछाल चिंताजनक है, कल के मुकाबले 7.7% ज्यादा। ये आंकड़े भय बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि सतर्क करने के लिए आपको बता रहे हैं। संक्रमण का ये जो मुकाबले के लिए मास्क और टीका जरूरी है। तो अगर हम टीकाकरण की बात करें तो देश में 39.1 करोड़ लोगों को टीका लग चुका है। 24 घंटे में 34,97,058 लोगों को टीका लगा। हालांकि जितना रोजाना लगना चाहिए उससे बहुत कम है। हर रोज 86 लाख टीके लगेंगे, तब जाकर साल के अंत तक 60% आबादी को टीका लगा पाएंगे। और ये सरकार ने दावा किया और वादा भी किया है। तो इस कदम से तीसरी लहर से बहुत आपको बता दें कि राहत भी मिलेगी उससे मुकाबला करने में। तो जो राज्य यहाँ मामले बढ़ रहे हैं वो है महाराष्ट्र, केरल और आंध्र प्रदेश। हम कल तक पूर्वोत्तर की बात करते आए थे। केरल में 15,637 केस रिपोर्ट किए गए और इसमें एक और चिंताजनक संकेत ये मिल रहा है, वो है आर फैक्टर यानी रिप्रोडक्शन रेट बढ़ने का। इस आर फैक्टर से पता चलता है कि एक व्यक्ति कितने और व्यक्तियों को संक्रमित कर सकता है। आर फैक्टर 1 होने का मतलब यह है कि संक्रमित शख्स एक व्यक्ति को संक्रमण दे सकता है। आर अगर 1 से कम होता है तो उसके संक्रमण को तेजी से रोकने में मदद मिलती है। यह संक्रमण की चेन को तोड़ने का काम करता है। आर फैक्टर एक हफ्ते में 0.89 से 0.95 तक पहुंच गया, जो एक हफ्ते पहले 0.74 था। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान जब मामले 4 लाख के दौरान पीक पर थे, तब जो आर फैक्टर था 1.32 तक था, जो अप्रैल 2020 के बाद से सबसे ज्यादा था। इस समय देश में ये 0.95 है, 1 से कम है थोड़ा सा बस। तो इससे चिंतित केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड के नियम कड़ाई से पालन करने के लिए कहा है। आपने प्रधानमंत्री को भी सुना होगा। लेकिन वाकई में जो स्थिति है, जो संकेत मिल रहे हैं, वो थोड़े परेशान कर रहे हैं। हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान है, डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया, एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं, साथ ही हेल्थ सिस्टम स्पेशलिस्ट हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर चंद्रकांत हमारे साथ एनडीटीवी न्यूज़ को समय देने के लिए। सर, जो आंकड़े आ रहे हैं इस समय, आप किस तरह से देख रहे हैं? आपको क्या रिपोर्ट्स मिल रही हैं? धन्यवाद निधि जी। तो सबसे पहली बात है, जैसा कि आपने चर्चा की कि आर इफेक्टिव जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो हम जानते हैं कि जब तक वो 1 से कम रहता है तो जो पेंडेमिक है वो बढ़ नहीं रही है, कंट्रोल में आ रही है। लेकिन साथ में हमें यह भी देखना होगा कि वो आर इफेक्टिव का डायरेक्शन क्या है। और जैसा कि आपने बताया 0.74 से अब वो ऊपर की तरफ जाने लगा, 0.94 तक हो गया है। अर्थात यह चिंता की बात है। और जो आर इफेक्टिव आपने बात की 0.95, वो एक राष्ट्रीय स्तर पर है। इसका अर्थ यह भी हुआ कि कुछ जिले ऐसे होंगे, कुछ जगह ऐसी होंगी जहां पर यह 1 से ऊपर भी होगा। तो हमें इसे राष्ट्रीय स्तर पर, राज्यों के स्तर पर और जिला स्तर पर देखना होगा। और जहां पर यह बढ़ रहा है वहां पर खास ध्यान देने की जरूरत है। तो ये तो हो गई पहली बात। मैं आम दर्शकों के लिए एक आम भाषा में बताना चाहूंगा कि आर नॉट या आर इफेक्टिव का मायने क्या होता है। इसका अर्थ होता है कि अगर 100 संक्रमित व्यक्ति हैं, तो जब ये 0.74 था तो 100 संक्रमित व्यक्ति सिर्फ 74 लोगों को प्रभावित कर रहे थे। लेकिन जब अब ये 0.95 हो गया तो वही 100 व्यक्ति अब 95 लोगों को प्रभावित करेंगे। अर्थात हम पिछले कुछ सप्ताह में 21 अतिरिक्त व्यक्ति अब इस बात से सेम रेट ऑफ इन्फेक्शन से प्रभावित होंगे। तो यह चिंता का बात है, क्योंकि डायरेक्शन ऊपर की तरफ जा रहा है। तो मेरी सबसे महत्वपूर्ण सलाह तो यही होगी कि जो विशेषज्ञ हैं, खासतौर से पॉलिसी लेवल पर मंत्रालय में, स्वास्थ्य मंत्रालय में, उनको देखने की जरूरत है कि किस राज्य में, किन जिलों में आर बढ़ता जा रहा है। वो उन पर खासतौर से अंकुश लगाने की जरूरत है, तभी हम इसको रोक पाएंगे। जी डॉक्टर चंद्रकांत, जैसे आंध्र प्रदेश का जिक्र किया जा रहा है, ये तीन राज्य इस तरह से बताया जा रहा है, महाराष्ट्र का जिक्र किया जा रहा है कि केरल, यहाँ पर मामले ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो क्या यहीं पर आर फैक्टर बढ़ेगा या अन्य राज्यों में भी बढ़ सकता है जहां पे भले ही मामले इतने ना हो? नहीं, जहां पर केसेज बढ़ रहे हैं वहीं पर आर बढ़ रहा होगा। लेकिन साथ में यह भी हो सकता है कि जैसे कोई एक राज्य है, अगर कुछ जिलों में आर कम होता जा रहा है लेकिन कुछ अन्य जिलों में आर बढ़ता जा रहा है,
तो ओवरऑल एवरेज में वो ऐसा लगेगा कि जैसे कुछ बदलाव नहीं आया है। इसलिए जरूरी है कि हर राज्य में, हर जिले के स्तर पर इसका आकलन किया जाए। साथ में मैं यह भी बताना चाहूंगा कि आर इस तीन बातों पर निर्भर करता है। एक तो जो वायरस का फैक्टर है कि कितनी ट्रांसमिसिबिलिटी है उसके ऊपर, लेकिन साथ में दो अन्य बातें हैं कि लोग कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर लोग नहीं कर रहे हैं तो वो दूसरों का एक्सपोजर ज्यादा होगा और उससे आर बढ़ने की संभावना रहती है। दूसरा है कि लोग कितने समय तक एक दूसरे के संपर्क में आ रहे हैं। अगर बिना मास्क के लोग बाजारों में रहेंगे तो उसमें एक्सपोजर भी ज्यादा है और साथ में ड्यूरेशन भी ज्यादा है, तो उसमें आर बढ़ने की संभावना है। इसलिए अगर आर इफेक्टिव को नीचे लाने की लाना है तो हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना होगा। डॉक्टर चंद्रकांत, आज जो आंकड़े आए, कहा जा रहा है जून के बाद, 1 जून के बाद पहली बार इतना बड़ा ये उछाल 41,806 का, तो ये क्या इंडिकेटर है? क्या जो ये अनलॉक हुआ उसके बाद जो भीड़ निकल रही है, हम देख रहे हैं सड़कों पर लोग आ रहे हैं बिना मास्क के, कितने लोग पर्यटक स्थलों में लोग दिख रहे हैं, उसका ये नतीजा है या फिर ये देखें कि इसके कुछ और मायने हो सकते हैं? तो सबसे पहली बात हमें याद रखनी होगी कि जो आज आंकड़े आ रहे हैं तो वो आज से 14 दिन पहले का संक्रमण जो स्टार्ट हुआ था उसके बारे में दर्शाते हैं, क्योंकि एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है, उसके बाद समय लगता है, तब आंकड़े आते हैं। तो अगर ये घट नहीं रहे हैं तो, जबकि हमारी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चल रही है, सरकारें बात कर रही हैं कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें, तो यह निश्चित रूप से चिंता का विषय है। वैक्सीनेशन बढ़ने के साथ और समय के साथ यह डायरेक्शन लोअर डाउनवर्ड होना चाहिए, लेकिन हम देख चुके हैं कि पिछले 1 महीने में लगभग मामले स्थिर बने हुए हैं। साथ में एक जो अननोन बात होती है कि हमें नहीं पता है कि कौन सा म्यूटेंट या कौन सा वेरिएंट अधिक ट्रांसमिसिबल हो सकता है। जब तक इस तरह के किसी वेरिएंट को पहचाना जाता है, जीनोमिक सीक्वेंसिंग की जाती है, तो उस प्रक्रिया में समय लगता है और जब तक उसको पहचाना जाएगा 4 से 6 सप्ताह गुजर चुके होंगे। तो अगर मान लीजिए कोई खतरनाक वेरिएंट अभी सर्कुलेट कर रहा होगा तो जब तक उसे पहचाना जाएगा तो 4 से 6 सप्ताह गुजर चुके होंगे, बहुत देर हो चुकी होगी। तो इसलिए जरूरी है कि हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें। हम मानकर चलें कि एक खतरनाक वेरिएंट घूम रहा है और हमें उससे बचाव करना है। और साथ में बात यह भी है कि साथ में अंतिम बात यह है कि 40,000 लोगों को लग रहा है कि छोटी संख्या है, क्योंकि एक समय 4 लाख थे, लेकिन यह संख्या छोटी नहीं है, यह बहुत बड़ी संख्या है और इसका मतलब हुआ कि हमारे आसपास वायरस ट्रांसमिट हो रहा है। बिल्कुल। संक्षेप में डॉक्टर चंद्रकांत, टीकाकरण को लेकर टीके उतने नहीं लग पा रहे हैं जितनी उम्मीद थी, अब आप देखिए कैसे करेंगे हम लोग, तो उस लिहाज से क्या आपको रिपोर्ट्स मिल रही हैं? टीकाकरण निश्चित रूप से जिस रफ्तार से होना चाहिए था नहीं हो रहा है। हमने देखा था कि 8.7 मिलियन या 87 लाख के करीब टीके एक समय लग गए थे और अब नीचे आ गया है। तो मुझे लगता है कि चूंकि अब बात साफ हो चुकी है कि जुलाई के महीने में जितने टीके सरकार ने प्लानिंग की थी 17 करोड़ से 22 करोड़ के बीच में, उतने उपलब्ध नहीं होंगे। तो मेरी राय होगी कि राज्य सरकारें जहां पर उनको अब पता है कि कितने टीके मिलने हैं, उन टीकों का सही तरीके से इस्तेमाल करें। उसका 2 मतलब हुए, एक तो जो हाई रिस्क वल्नरेबल पॉपुलेशन है उसको टीके प्रायोरिटाइज किए जाएं। दूसरा, चूंकि राज्य सरकारों को पता है कि उतने ही टीके मिलने हैं, तो हो सकता है कि उन टीकों का इस्तेमाल उन जिलों में किया जाए जहां पर अधिक ट्रांसमिशन हो रहा है, अर्थात टारगेटेड वैक्सीनेशन किया जाए। बिल्कुल। साथ में मैं आम जन से भी कहूंगा कि 18 से 44 साल की उम्र को टीके लगने चाहिए, वो टीके के लिए एलिजिबल है, लेकिन हम देख रहे हैं कि टीकों की उपलब्धता कम है, तो प्राथमिकता उन लोगों को होनी चाहिए जिनको हाई रिस्क है। 18 से 44 साल में हाई रिस्क और अन्य आयु वर्ग में हाई रिस्क। बिल्कुल, आपने एक बहुत अहम बात की कि टारगेटेड टीकाकरण अब होना चाहिए। भले ही जितने टीके मिल रहे हों, कुछ सरकारें कह रही है कम टीके मिल रहे हैं, ठीक है, तो आप प्लान ऐसे करें जहां पे हाई रिस्क है वहां पे ज्यादा दें। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। वाकई में इस समय एक बार फिर से आ गया है कि हम सबको सतर्क रहना है और मास्क पहन के रखना है। तो अब कोविड टेस्ट महज एक खास खबर है जो हमारे सहयोगी लेकर आए कि 15 से 20 सेकंड में मुमकिन हो जाएगा ये टेस्ट, सैंपल लेने से परिणाम तक। और इजराइल की इस तकनीक का नाम है स्पेक्टेलियर, और ऐसा दावा किया जा रहा है कि ये पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर भारत में ये टेस्ट 15 अगस्त से दिखेगा। थोड़ा सा सलाइन वाटर और कुछ वक्त तक गरारे, इसके बाद वापस इसको कंटेनर में डाला जाता है और फिर इसका 2 ml हिस्सा एक ट्यूब में भरकर इस डिवाइस में रखा जाता है।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए कोरोना का परिणाम महज 15 से 20 सेकंड के भीतर कंप्यूटर स्क्रीन पर। इस इंस्टेंट कोविड टेस्ट तकनीक वाली इजरायली कंपनी के साथ भारत के मेडिसर्किल ने टाई अप किया है। क्यूवेट के अंदर वो सैंपल भर देते हैं। क्यूवेट अगर आपने जो देखा वो स्क्वायर कलर का जो डिवाइस था, विच इज़ अ कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट डिवाइस, वो डिवाइस के अंदर सैंपल डाला, हमने मशीन के अंदर डाला, वहाँ पे हमने लैपटॉप पे बैठ के टेस्ट को रन करा। जैसे ही टेस्ट को रन करा, वहाँ से फोटो स्पेक्ट्रोमेट्री की एक लाइट निकलती है वो डिवाइस में से, जो वो सैंपल को पूरा स्कैन करती है। बेस्ड ऑन दैट स्कैनिंग इट टेल्स अस वेदर द पेशेंट हैज कोविड-19 और नॉट। स्पेक्ट्रालीट टेस्ट के लिए महज 2 लोगों की जरूरत होती है, एक सैंपल लेने वाला और दूसरा लैपटॉप सिस्टम को कमांड देने वाला। इस टेस्ट को यूरोपियन CEIVD की मान्यता है, यानी देश में ICMR से अप्रूवल की कोई जरूरत नहीं। इसकी कीमत 500 रुपए से कम होगी। इसमें रीएजेंट की जरूरत नहीं। इसकी सेंसिटिविटी 95% और स्पेसिफिसिटी 93% है। ये टेस्ट RT-PCR के बराबर है। नीति आयोग में डेमो किया जा चुका है। अब तैयारी नागरिक उड्डयन मंत्रालय, गृह मंत्रालय और DRDO के सामने इसकी डेमो की है। इस पूरी कहानी को समझने के लिए शब्दों से कहीं ज़्यादा तस्वीरें बयां करेंगे। देखिए किस तरीके से ये टेस्ट होता है और कितनी देर में परिणाम आता है। ये सलाइन वाटर है। ये मैंने गार्गिल किया। तो ये प्रोसेस शुरू हो गया है और परिणाम अभी चंद पलों में सामने में होगा। एक मन में झिझक जरूर रहती है कि किस तरीके का परिणाम आएगा। यहाँ पे नेगेटिव। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया। और अब एक अहम खबर, राजद्रोह के कानून के बेजा इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने कहा है कि अंग्रेजों ने आवाज दबाने के लिए इसे इस्तेमाल किया था। महात्मा गांधी और बाल गंगाधर तिलक पर भी ये धारा लगाई गई थी और आजादी के 75 साल बाद भी क्या इसे आप बनाए रखना चाहते हैं? हरियाणा के सिरसा में विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों पर राजद्रोह के लिए IPC की धारा 124A लगा दी गई। ऐसे ही मामलों से नाराज सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमना ने कहा, राजद्रोह कानून का इस्तेमाल अंग्रेजों ने महात्मा गांधी व अन्य की आवाज दबाने के लिए किया। आज़ादी के 75 साल के बाद भी क्या इस कानून की ज़रूरत है? हमें इसके दुरुपयोग पर चिंता है। ये कानून संस्थानों के लिए खतरा है। किसी की कोई जवाबदेही नहीं है। सरकार पुराने कानून हटा रही है, इसे क्यों नहीं देखा गया? सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह के मामलों में सजा की गिरती दर का भी जिक्र किया। NCRB के आंकड़ों के मुताबिक 2016 से 2019 के बीच राजद्रोह के मामलों में 160% की बढ़ोतरी हुई, लेकिन सजा की दर जो 2016 में 33.3 थी, वो 2019 आते आते मात्र 3.3% रह गई। जाहिर है कि असहमति की आवाज़ को दबाने के लिए सरकारें पत्रकारों, एक्टिविस्टों पर इस कानून का इस्तेमाल करती रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस कदम से एक बार फिर साफ कर दिया है कि जब जब सरकारें लोगों की असहमति की आवाज़ को दबाने की कोशिश करेंगी, देश की सबसे बड़ी अदालत बीच में उठ खड़ी होगी। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV इंडिया। और देश की बात में आगे, मध्य प्रदेश में कई जगह पर 13 से 50% कम बारिश से खरीफ फसलों पर क्या है असर, बताएंगे। मध्य प्रदेश में 1 जून से 13 जुलाई के दौरान सामान्य से 13% कम बारिश हुई, लेकिन कई जिले ऐसे हैं जहां पर 50% से भी कम बारिश हुई है, जिसकी वजह से खरीफ की फसलें सूखने के कगार पर हैं और किसान परेशान हैं।
निकालता निकालते बारिश गिर जाए। फसल अभी तक बुआई नहीं है। मध्य प्रदेश में बारिश के लिए कहीं जीवित व्यक्ति की शव यात्रा निकाली जा रही है, कहीं गधे पर युवक को बैठाकर गाजे बाजे के साथ जुलूस निकाला जा रहा है। कुछ टोटके के आसरे हैं तो कुछ मेहनत के बूते बैठे हैं। भोपाल के करीब रातीबड़ के किसान जलील ने अपनी 5 एकड़ जमीन में पहले सोयाबीन बोया, लेकिन पानी ने साथ नहीं दिया। बोनी का महंगा बीज अंकुरित भी नहीं हो पाया। इसके बाद अब खेत में मक्के के दाने डाले हैं जो अच्छी बारिश होने पर ही लहलहा पाएंगे। परेशान है, पानी बारिश नहीं हो रही है। क्या बोले? मक्का बोई सब, सोयाबीन खराब हो चुका है। मक्का बो दी, अब इस पे उम्मीद लगा के बैठे ऊपर वाला पानी बरसा दे तो परेशानी हल हो जाए, कुछ हो जाए। छिंदवाड़ा में खजरी गांव के लक्ष्मण पहाड़े की खेती 6 एकड़ में है। इस साल मक्के और धान की फसल लगाई थी, लेकिन मॉनसून के गायब होने की वजह से ट्यूबवेल से सिंचाई कर रहे हैं। कम पानी से फसलों में कीड़ों ने डेरा डाल दिया है। को मक्का को कीटनाशक ज़्यादा लग रहा है तो उसमें इल्ली विल्ली ज़्यादा लग रही है। फसल वो मक्का को नीचे जड़ से काट रहा है, इल्लियाँ बारिश नहीं होने के कारण। बस यही समस्या है। अगर मानसून हो जाता तो इल्ली का ये जो रोग है वो दूर हो जाता। मंदसौर में भी कई किसानों ने कर्ज लेकर बोनी तो कर दी है, लेकिन लंबे समय से बारिश नहीं हो रही है, जिसके चलते फसल सूखने की कगार पर है। इल्लियां भी लगने लगी है। मैनपुरिया गांव के राधेश्याम ने बैंक से तकरीबन 2 लाख रुपए का कर्ज लेकर अपने 15 बीघा खेत तैयार किए हैं। मक्का और मूंगफली की फसल बोई है। बारिश में कमी की वजह से फसल पीली पड़ने लगी है। मक्के में भी इल्लियां लग गई हैं। पानी भी नहीं गिर रहा है, फसल भी बर्बाद होने लगी, पीली पड़ने लगी, इल्ली लगने लगी। तब क्या करें, कर्जा भी ले रखा है, अब कैसे क्या करें। पिछले साल भी मतलब दाम अच्छे नहीं मिले। बारिश की बेरुखी से सोयाबीन संकट में आ गया है। ज्वार और मक्का के किसान भी परेशान हैं। खेतों में नमी कम हो गई है। जमीन मुलायम रखने के लिए किसान डोरे चला रहे हैं। पिछले साल तक इस वक्त तक करीब 588.11 लाख हेक्टेयर के रकबे में खरीफ फसलों की बुआई हो गई थी, लेकिन इस साल अभी तक सिर्फ 499.87 लाख हेक्टेयर में ही बुआई हुई है। सोयाबीन की बुआई लगभग 92.36 लाख हेक्टेयर में की गई थी, लेकिन इस साल अब तक सिर्फ 82.14 लाख हेक्टेयर में बुआई हुई है। मूंग की बुआई 13.49 लाख हेक्टेयर के रकबे में हुई थी। इस साल 11.92 लाख हेक्टेयर तक ही पहुंची है। मध्य प्रदेश सरकार दावा कर रही है कि खरीफ के 90% रकबे में किसान फसल की बोनी कर चुके हैं। मंत्री जी किसानों को समाधान देने के बजाय फिलहाल भगवान से जल्दी पानी बरसाने की दुआ कर रहे हैं। मुझे भी चिंता है, हमारी भी फसल हमने बोई है, लेकिन पानी की दरकार है। ऊपर वाले से प्रार्थना कर रहे हैं, इंद्र देवता से, कि बारिश करें। और खुशी की बात यह है कि बुरहानपुर में अच्छी बारिश हुई है, शुरुआत हो गई है। जैसे बुरहान में बारिश हुई ऐसी सब जगह हो जाएगी बारिश, तो एक किसानों के चेहरे फिर खिल जाएंगे। फसल बोनी लगभग 90% हो चुकी है और निश्चित रूप से पानी की मांग है। अभी कम है ना, पानी जितना गिरना चाहिए था नहीं गिरा, कमी है। और अगर 2-4 दिन में बारिश हो गई तो फसल बच जाएगी। पहले से ही अगर देखें, जब से भाजपा का शासन आया है, कांग्रेस कह रही है मॉनसून तो रूठा ही है, सरकारी बेरुखी से किसान का जीना दूभर हो गया है। 73 सालों के अंदर पहली बार ऐसा हुआ है कि फर्टिलाइजर के ऊपर टैक्स लगा है, 5% जीएसटी लगी। पहली बार ऐसा हुआ है कि कीटनाशक के ऊपर 18% जीएसटी लगी। जो ट्रैक्टर हैं और जो फार्मिंग इक्विपमेंट है, जो खेती के लिए काम आने वाले जो और औजार और जो दूसरी चीजें हैं, उसके ऊपर 12% जीएसटी लगी। डीजल लगातार महंगा होता जा रहा है। किसान को आज औसतन 20,000 रुपए प्रति हेक्टेयर किसान के ऊपर एक्स्ट्रा मार इस महंगाई की वजह से और केंद्र सरकार की गलत नीतियों की वजह से आज पड़ रही है। धार के मनावर में तो किसानों की सब्जियां तक सूख गई हैं, लिहाजा किसानों ने शहर तक ईंधन का खर्च बचाने के लिए गौशाला के आगे सब्जियां फेंक दी।
मंत्री जी किसानों को भगवान भरोसे छोड़ रहे हैं और ये सच भी है कि आज़ादी के सालों बाद भी खरीफ की सीज़न में बोनी के लिए किसान मानसून के ही आसरे है। और अब चूँकि मानसून में देरी हो रही है इसलिए किसान फिक्रमंद हैं। जिन्होंने बोनी कर दी है उनको फसल के ख़राब होने की फ़िक्र सता रही है और जिन्होंने बोनी नहीं की है वो सोच रहे हैं कि बोनी कब करें। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान और मध्य प्रदेश में अपने ब्यूरो सहयोगियों के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। और किसानों की बात आगे भी करेंगे देश की बात में। आगे आपको बताएंगे कि किसान आंदोलन में जान फूंकने की अब आगे क्या होगी रणनीति। चलो ऑलरेडी किसान आंदोलन में एक बार फिर से जान फूंकने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया है कि आगामी मॉनसून सत्र में किसान संसद के बाहर धरना देंगे। 200 किसान हर रोज सिंघू बॉर्डर से संसद की तरफ मार्च भी करेंगे। सिंघू बॉर्डर की सुनसान हो चुकी सड़कों को भरने और किसान आंदोलन को फिर से तेज करने के लिए कोशिशें जारी हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने फैसला किया है कि 19 तारीख से शुरू हो रहे संसद सत्र में 22 तारीख से हर रोज 200 किसान सिंघू बॉर्डर की तरफ से संसद मार्च करेंगे और अगर उन्हें रोका गया तो अपनी गिरफ्तारी देंगे। अभी मॉनसून सेशन शुरू होने जा रहा है और 22 तारीख से हमने तय किया है कि 22 से हम हर रोज 200 किसानों का जत्था जो है पार्लियामेंट की तरफ भेजेंगे। इसको हमने बोला पार्लियामेंट मार्च टुवर्ड्स पार्लियामेंट, और ये मार्च लगातार 13 अगस्त तक रहेगा जब तक पार्लियामेंट सेशन चलेगा। लेकिन अब किसान संगठनों के सामने एक और समस्या आकर खड़ी हो गई है। संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य गुरुनाम सिंह चढ़ूनी ने अपील की है कि किसान नेता पंजाब में होने वाले चुनाव लड़े। चढ़ूनी के इस बयान से किसान संगठनों ने खुद को अलग कर लिया है और चढ़ूनी को एक हफ्ते के लिए संयुक्त किसान मोर्चा से निलंबित भी कर दिया गया है। लेकिन चढ़ूनी अपने बयान पर कायम है। मेरा स्टैंड वही रहेगा कि हाँ, मिशन पंजाब चलाना चाहिए और पंजाब के अंदर जो है जो आंदोलनकारी लोग हैं, जो ईमानदार लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, उनको, मजदूरों को, किसानों को, छोटे दुकानदारों को, इनको अपनी सरकार बनानी चाहिए और परंपरागत पार्टियों को हराना चाहिए। किसान संगठनों ने भी साफ किया है कि जो किसान नेता चुनाव लड़ने की बात करेगा उसे बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। हमारा ये एजेंडा ही नहीं है, राजनीतिक एजेंडा नहीं है हमारा, तो ये उनकी अपनी मंशा हो सकती है, उसके बारे में तो वो चढ़ूनी साहब ही बताएंगे। लेकिन हमारा जो संयुक्त किसान मोर्चा का ये एजेंडा नहीं है। हम तीनों कृषि कानून रिपील करवाने आए, एमएसपी पे लिखित गारंटी कानून बनाने आए हैं। तो इसके संयुक्त किसान मोर्चा के बिना सलाह किए हुए कोई अगर ऐसी बात करता है तो फिर उसको उसके ऊपर बनती कार्रवाई की जाएगी। किसान संगठनों को पता है कि आंदोलन लंबा चलाना है और किसानों को एकजुट रखना है, तो बड़े कार्यक्रमों का ऐलान करना होगा। यही वजह है कि किसान संगठन संसद मार्च के कार्यक्रम को सफल बनाने के प्रयास में जुट गए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के सामने इस वक्त दो चुनौतियां हैं। पहली चुनौती जो ये संसद पैदल मार्च निकाला जा रहा है, इसमें अराजक तत्व ना घुस आएं, 26 जनवरी जैसा कुछ वापस ना हो जाए, ये इंश्योर करना एक चुनौती है। और दूसरी सबसे बड़ी चुनौती है कि पंजाब और उत्तर प्रदेश चुनाव आने वाले हैं, वहाँ पर चुनाव लड़ने से कुछ किसान नेताओं को कैसे रोका जाए। सहयोगी शशिकांत झा के साथ सिंघू बॉर्डर से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। बेंगलुरु में किराए पर मकान लेना आसान नहीं है। 10 महीने से 1 साल तक का किराया एडवांस में यहाँ पर देना पड़ता है। यानी अगर फ्लैट का किराया 30,000 है तो एडवांस 3 लाख से 4 लाख के बीच। सरकार केंद्र के मॉडर्न टेनेंसी एक्ट की तरह उसको लागू करना चाहती है, लेकिन जो मकान मालिक हैं वो इसके पक्ष में नहीं है।
इन दिनों बेंगलुरु के हर गली मोहल्ले में आपको टूलेट का बोर्ड मिल जाएगा, अपार्टमेंट हो या फिर पुराने मोहल्लों में बने घर। लेकिन लोगों को किराए पर घर लेना भारी पड़ रहा है। सब साल भर का एडवांस मांगते हैं, यानी 25,000 रुपए किराया है तो पहले 2.5 से 3 लाख रुपए एडवांस दें, जिसका कोई ब्याज आपको नहीं मिलेगा। अब सरकार मॉडर्न टेनेंसी एक्ट लागू करना चाहती है, जिसमें बस 2 महीने का एडवांस लेने की बात है। It will help both of them. That's why the government of Karnataka. नया कानून दोनों ही पक्षों के लिए फायदेमंद होगा। जहां पहले 10 से 12 महीने के एडवांस किराए की बात थी, अब सिर्फ 2 महीने का ही एडवांस किराया देना होगा। Advance payment that needs to be done varies from 10 months to 1 year. कैबिनेट की अगली बैठक में नए कानून पर मुहर लग सकती है। व्यावसायिक जगहों के किराए के लिए बेशक 6 महीने का एडवांस हो सकता है, लेकिन मकान मालिक नए प्रावधान से नाखुश है। वो और भी खराब है ओनर के लिए। पहले कम से कम 11 मंथ का आता था, वो 2 महीना 3 महीना 4 महीना नहीं दिया तो आपके पास में कुछ तो एश्योरेंस है। अभी 2 महीने का दिया, वो बोलता कोरोना में मेरे को नहीं हुआ है, इनकम नहीं हुआ है, मैं नहीं देता हूँ। 6 महीना से हमको नहीं आ रहा है रेंट, हम क्या करना। और हमारे पास में तो 2 महीने का ही एडवांस है। कैन आई गो टू द पुलिस, कैन आई गो टू द कोर्ट एंड फाइट फॉर दैट? 10 से 12 महीने का किराया एडवांस में, यानी बेंगलुरु में अगर आप किराएदार के तौर पर रहना चाहते हैं तो भी आपके पास एक मोटी रकम होनी चाहिए। ऐसे में तमाम विरोधों के बावजूद अगर सरकार इस कानून में संशोधन करने में सफल होती है तो निश्चित तौर पर आम लोगों को इससे काफ़ी राहत मिलेगी। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया।